परीक्षा समिति के लिए इंटर आर्ट्स इतिहास का लेसन 1 का कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए बिना समय गवाए हुए हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, है ना। तो आते हैं, कहें कि पुरानी सभ्यता की ऐसी वस्तु या पदार्थ पुरानी सभ्यता की ऐसी वस्तु या पदार्थ देखिए यहाँ लिखा हुआ, पुरानी सभ्यता की ऐसी वस्तु या पदार्थ जिससे प्राचीन काल के विषय में जानकारी मिलती है उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व का मतलब हुआ पुरानी वस्तु। क्या हुआ? पुरानी वस्तु। यदि पुरानी वस्तुओं के माध्यम से मुझे प्राचीन काल के किसी भी चीज़ों के विषय में जानकारी मिलती है तो उसे पुरातत्व कहते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थात लिखा हुआ है, जिस विज्ञान के माध्यम से, क्या लिखा हुआ, जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई साम्राज्य मतलब वो वस्तु, है ना। जिस विज्ञान के माध्यम से धरती में छिपी हुई साम्राज्य की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का पता लगाया जाता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। मतलब ऊपर वाला भी पुरातत्व, नीचे वाला भी पुरातत्व, जैसे इच्छा आप लिख सकते हैं। आते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। हमारा सेकंड प्रश्न है कि कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। लिखा हुआ है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहते हैं। तिथि निर्धारण के वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बन 14 विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा समान होती है। किसी भी जीवित वस्तु में क्या होती है? कार्बन 14 और कार्बन 12 की मात्रा क्या होती है? समाप्त होती है। लेकिन कार्बन 12 तो स्थिर रहता है किंतु कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगती है। हालांकि जब मृत्यु का अवस्था आता है तो कार्बन 14 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 12 स्थिर रहता है, लेकिन कार्बन 14 क्या होता है? निरंतर क्षय होने लगता है। हालांकि कार्बन के अर्ध आयु काल जो होता है 5568 प्लस माइनस 90 वर्ष होता है। कितना होता है? 5568 प्लस माइनस 90 वर्ष होता है। अर्थात क्या होता है? इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा आधी रह जाती है। इतने वर्षों में उस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा क्या रहती है? आधी रह जाती है। इस प्रकार वस्तु की काल की गणना की जाती है ना। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह उतनी पुरानी मानी जाएगी। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वह पदार्थ उतनी पुरानी मानी जाएगी। इसी के आधार पर प्राचीन सभ्यताओं को तिथि का निर्धारण किया जाता है ना। ये हो गया कार्बन 14 विधि। मतलब कि कार्बन 12 और कार्बन 14 किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में होती है ना। लेकिन विनाश के समय क्या होता है? कार्बन 14 अस्थिर रहता है, कार्बन 12 अस्थिर रहता है और कार्बन 14 निरंतर क्या होने लगती है? क्षय होने लगती है। अब अगले प्रश्न की ओर आए। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मतलब हड़प्पा सभ्यता के सड़क व्यवस्था कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में विशालतम थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में सबसे विशालतम सभ्यता थी। यह कहाँ तक फैली हुई थी? तो यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक फैला हुआ था। और कहा कि पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना तट से लेकर पूर्व में आलमगीर तक फैली हुई थी। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर था। कितना? 1600 किलोमीटर था। और उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर था? 1200 किलोमीटर था। सड़क व्यवस्था के यहाँ पर 2 प्रकार की सड़क पाई जाती है। यहाँ पर 2 प्रकार की सड़क पाई जाती थी। एक होता था मुख्य सड़क और एक होता था ग्रामीण सड़क, है ना। मुख्य सड़क और ग्रामीण सड़क के विषय में आगे इसी वीडियो में हम बताएं, वहाँ पर आप देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताएं। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो पतन हो गया इसका क्या कारण है? तो सबसे पहले समझते हैं, हड़प्पा सभ्यता का पतन 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। मतलब लगभग है 1750 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के विषय में कई विद्वानों में काफ़ी मतभेद है और इसके पतन के अनेक कारण बताएं। सभी विद्वानों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए। चलिए कुछ कारण को पढ़ते हैं। कुछ विद्वानों को मानना है कि अचानक सिंधु नदी में बाढ़ आ गई और इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वानों को मानना है। और कुछ विद्वानों को मानना है कि आर्यों के आक्रमण के फलस्वरूप हड़प्पा सभ्यता का अंत हो। आर्य लोग आक्रमण किए जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का क्या हो गया? अंत हो गया। अब एक गो नंबर पॉइंट भी है। गो नंबर पॉइंट में देखिए क्या है। गो नंबर पॉइंट है, कुछ विद्वानों ने माना कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप हो गया, भूकंप, सुनामी इत्यादि के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। आते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा 5 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था पर प्रकाश डालें। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे सिंचाई के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे? हड़प्पा वासियों द्वारा
मुख्यतः नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। अब इसका प्रमाण कहाँ कहाँ मिला, तो सबसे पहले देखिए कौन नंबर में प्रमाण दिया हुआ, अफगानिस्तान में सेतु गई नामक स्थल से हड़प्पा सभ्यता के नगरों के चिन्ह का प्राप्त हुआ। हड़प्पा सभ्यता के नगर के चिन्ह का प्राप्त हुआ। और हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो कुआं का भी इस्तेमाल किया जाता था, ध्यान रखिएगा। आते हैं 2 नंबर प्रश्न की ओर कि गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है ना। गुजरात में एक धौलावीरा नामक स्थान है, वहाँ पर एक तालाब मिला है, जिसे कृषि के सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। 6 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा 6 नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के विषय में बताएं। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में उसका नगर कैसा, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, उसका नगर कैसा था, वहाँ के लोग घर किस प्रकार बनाते थे, सड़क कितनी लंबी चौड़ी थी, ये सारा चीज़ आएगा। ये दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। तो चलो देखते हैं। कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसके अधिकांश नगरी सिंधु नदी एवं इसकी सहायक नदियों के तट पर बसा हुआ था। शहर को बहुत ही सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से बसाया गया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता नगर को बहुत सुनियोजित ढंग से सजाया गया था, बसाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर को 2 भागों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। एक का नाम था पूर्वी नगर और दूसरा का नाम था पश्चिमी नगर। पूर्वी नगर में क्या था? पूर्वी नगर को निचला नगर भी कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी नगर को निचला नगर के नाम से भी जाना जाता था, जो कम ऊंचाई पर स्थित था। इस नगर में गरीब लोग रहते थे, जैसे मजदूर, किसान, ये सभी लोग रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ हम पश्चिमी नगर की बात करें तो पश्चिमी नगर को ऊपरी नगर और दुर्ग भी कहा जाता, मतलब कि पश्चिमी नगर को ऊपरी नगर भी कहा जाता था और ऊपरी नगर के साथ साथ दुर्ग भी कहा जाता था, जो अधिक ऊंचाई पर स्थित था। यह नगर चारों तरफ से मिट्टी और पक्की ईंटों के बने मोटी दीवारों से घिरा हुआ होता था। इस नगर में अमीर लोग रहते थे। कौन लोग अमीर है? यहाँ की सड़क की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की सड़क पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सड़क पाई जाती है। पहला हो गया मुख्य सड़क। यह सड़क लगभग 100 मीटर अधिक थी, 10 मीटर चौड़ा था। मतलब मुख्य सड़क जो था 10 मीटर चौड़ा था। और गली की सड़क की बात करें तो गली का सड़क जो है 3 से 4 मीटर चौड़ा था। कितना चौड़ा था? 3 से 4 मीटर चौड़ा था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगले प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के विषय में बता। मैं हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के विषय में बता। मैंने हड़प्पा सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, है ना, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान पश्चिमोत्तर भारत एवं पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व भाग में विस्तृत था। इस संपूर्ण सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी। पूछता है ये क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। जिसका क्षेत्रफल कितना था? लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। आगे आते हैं। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से 20 गुना, इस सभ्यता का क्षेत्रफल जो मिस्र से 20 गुना तथा मिस्र एवं मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित से 12 गुना अधिक है। जिसकी पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1600 किलोमीटर था, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1100 किलोमीटर था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट पैराग्राफ है कि इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी स्थल दयामाबाद महाराष्ट्र में, और पश्चिमी स्थल सुरकोटता पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तथा सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर उत्तर प्रदेश में स्थित था। इन सभी चीज़ों को ध्यान में पढ़िएगा, 2 नंबर वाले प्रश्न में बड़ा काम आएगा ये सब चीज़। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न था? 7 नंबर प्रश्न। अब आते हैं हम 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि महाजन पद से आप क्या समझते हैं? महाजन पद से आप क्या समझते हैं? देखिए, बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ वर्ष पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था, है ना। कह कि महात्मा बुद्ध की एक पुस्तक लिखे आगंतुर निकाय, इस पुस्तक से पता चलता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के कुछ वर्ष पूर्व समस्त उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। और ये समस्त 16 राज्य जो था, इसी को क्या कहा जाता था? महाजन पद कहा जाता था। अब 16 राज्य कौन कौन सा था? तो काशी था, कौशल था, अर्ध था, मगध था, विज था, मल था, चेदी था, वत्सा, कुरु था, पंचाल था, मत्स्य था, सूरसेन था, अस्मक था, अवंती था, गंधार था, कंबोज था। और इन सभी में सबसे बड़ा जो था मगध था। मगध के विषय में भी हम आगे पढ़ेंगे। आगे आते हैं, सतवाहन कौन था? सतवाहन स्वदेशी मूल के शासक थे। सतवाहन कौन थे? तो सतवाहन जो है स्वदेशी मूल के शासक थे। सिमुक ने कनक वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को परास्त करके 60 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में सतवाहन वंश की स्थापना की। ये सतवाहन जो था
गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था और इन्हें आंध्र शतमान के नाम से जाना जाता है। इनके शासनकाल में माता को विशेष महत्व था। क्या नाम था? विशेष महत्व था। आगे की बात करें, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत का उल्लेख करें। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। साहित्यक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस महत्वपूर्ण है। तो पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, कुम्हारार के अवशेष महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय है। मतलब कि देखो कह रहा है कि क्वेश्चन का कहने बताए मौर्य काल के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र यदि आप पढ़िएगा तो इससे भी आपको मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलेगा। आगे देखिए कह रहा है कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा इंडिका, अगर इसे पढ़िएगा तो मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलेगा। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है जिसके लेखक विशाखा दत्त थे, इसके पढ़िएगा तो मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलेगा। मौर्य काल के विषय में जानकारी मिले। ये लेसन 1 का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेसन 2 ये 10 नंबर का प्रश्न जो है लेसन 2 का है, लेकिन ये लेसन 1 का जो 9 प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल घंटे को भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके।